जैसा कि देखिए आप लोग जागृति पढ़े होंगे भूगोल, तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है जो मैप में है, नक्शे में है, वो आकार कैसा है? लंबवत है। ठीक है, ये जानिए उत्तर प्रदेश का जो आकार है, यहाँ देखिए मैप होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है। ये लंबवत है और अक्षांश तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? जागृति पढ़े होंगे ना। अक्षांश तो बता दिया गया ना, क्षैतिज रेखा। तो अक्षांश से क्या पता चलता है? इसको बंद करने क्या अधेरा नहीं होगा, कंसंट्रेशन भंग होता है हमारा, बाहर को क्या अक्षांश बताइए क्या है? एक चलिए क्षैतिज रेखा अक्षांश से क्या पता चलता है? क्या कौन सी स्थिति? किस दिशा में कहाँ पे पर्टिकुलर जगह? नहीं, कौन सी भौगोलिक स्थिति? पहले तो यही ना जानना है हमको कि अक्षांश से आखिर कौन सी स्थिति पता चलती है। आपको जागृति में बताया गया होगा ना, ये बहुत सिंपल है, पहले यही जान लिया। ये तो ठीक है, आपने कहा क्षैतिज खींचते हैं, ठीक है, अक्षांश क्षैतिज खींचते हैं, ठीक है। हर चीज पढ़ने से पहले इसलिए हम कहते हैं बहुत सिंपल पढ़िए, कठिन तो अपने आप समझ जाएंगे। पहले टाइम बहुत सिंपल, इसीलिए इतिहास में बहुत सिंपल पढ़ा रहे थे। आपको कठिन हमेशा कठिन से सरल नहीं जाते हैं, सरल से कठिन जाते हैं। तो देखिए एक हम क्षैतिज रेखा अक्षांश होता है, ठीक है। अक्षांश से सबसे पहली चीज जो पता चलती है वो दूरी होती है, ठीक है। दो अक्षांश, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ मान लीजिए रेखा खींची है, तो हमेशा यूरोप में ऐसे अक्षांश खींचा गया है क्षैतिज। तो ये दो अक्षांश यानी ये पहले बताता है दूरी। अक्षांश क्या बताता है? दूरी, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताता है? दूरी के साथ साथ जब अक्षांश आपके बढ़ते जाते हैं, मानिए ये बढ़ गया बहुत ऊंचाई, तो उसी के साथ साथ अक्षांश से मौसम का भी पता चल जाता है, ठीक है। मौसम के साथ साथ अक्षांश से आपका जो जलवायु है, यानी जलवायु का जो वितरण है उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है, वो भी पता चल जाती है। क्योंकि देश एक ही रहता है, स्थान एक ही रहेगा। हम अपना उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, अगर ये उत्तर प्रदेश में इतने जिले हैं, 75 जिले, अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है उत्तर प्रदेश का ही भाग, लेकिन इनकी जलवायु जो है वो अलग अलग है। और जब हम अलग अलग पता कैसे लगाएंगे? उनके अक्षांश से, ठीक है, कि कौन दक्षिण में ज़्यादा से है, कौन उत्तर में है। तो अक्षांश से ही जलवायु का भी पता चल जाता है। तो इसीलिए आप मोटे तौर पे जब हम लोग उत्तर प्रदेश के अक्षांश का मौसम का जब आकलन करते हैं, तो यहाँ जो मौसम है, यहाँ की जो जलवायु है वो है उष्ण एवं शीतोष्ण मानसूनी जलवायु है, ठीक है। यहाँ की जो जलवायु है वो है उष्ण, शीतोष्ण एवं मानसूनी। और उत्तर प्रदेश की जलवायु में सर्वाधिक प्रभाव उष्ण जलवायु का ज़्यादा पड़ता है। सर्वाधिक जो प्रभाव है वो है उष्ण। कारण क्या है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो मैदानी भाग से लगा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय एरिया है वो बांट दिया गया है, वो एक राज्य के रूप में क्या हुआ है? बढ़ गया है। कौन सा राज्य बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। तो ज़्यादातर जो प्रभाव है वो उष्ण जलवायु का है। तो चलिए अक्षांश का बता देते हैं कितने अक्षांश के बीच में ये बटा हुआ है। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 से 23 डिग्री 52 से 31 डिग्री 28 के
बीच में अक्षांश है। अब देखिए 23 और 31 के बीच में कितना अंतर है? लगभग 8 का अंतर है, 8 अक्षांश। ठीक है, तो आप ऐसे मोटे तौर पे देखेंगे कि इसकी अधिकतम जो है लंबाई किलोमीटर में, क्योंकि एक अक्षांश में आप लोग जानते ही हैं लगभग कितना होता है? 11 किलोमीटर। तो आप निकाल सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की दूरी लगभग कितने अक्षांश में ये हो सकता है। ये तो हो गया अक्षांश क्षैतिज, और जो लंबा बटा रहता है उसको क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर से समय निकालते हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश 84 डिग्री 38 अक्षांश से सॉरी ये मतलब 77 डिग्री से और 84 ये 77 डिग्री 85 देशांतर से 84 38 के बीच में है। ठीक है, लगभग इसमें भी देखिए देशांतर और अक्षांश का दूरी लगभग समान होता है, लेकिन दूरी जब निकालेंगे डिवीजन, लेकिन समय अगर निकालेंगे तो 77 और 84 में कितना अंतर है? 7 देशांतर का। ठीक है, तो एक देशांतर पे कितना मिनट होता है? 4। तो लगभग हम लोग देखेंगे पूरब से पश्चिम में 28 मिनट का लगभग अंतर होता है। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखिए 7 देशांतर का लगभग अंतर है, यानी 28 मिनट। 28 मिनट का डिफरेंस रहता है पूरब से पश्चिम के बीच में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी अगर पूरे इंडिया का हम लोग देखते हैं तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ यूपी का बता रहे हैं, ये यूपी का समझिएगा, उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्या कहते हैं जलवायु का जो विभाजन है वो पहले आप यहाँ पे देखिए 3 चीज मोटे तौर पे इस क्षेत्र को बांटा गया है। एक चीज बटा है बुंदेलखंड, रुहेलखंड, और तीसरा है बघेलखंड। ये मोटे तौर पे ये आपका क्षेत्र के आधार पर इसको बांटा गया है। रुहेलखंड, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और बघेलखंड। ये पूर्वांचल लेकिन बांटा नहीं गया है, पूर्वांचल बांटा नहीं गया, ये क्षेत्र बता रहे हैं हैं? ये है नहीं, पूर्वांचल अलग है, अवध भी अलग है। हाँ, अवध का क्षेत्र भी अलग है, अवध क्षेत्र भी अलग है। ये पूर्वांचल अलग है, रुहेलखंड अलग है, बुंदेलखंड अलग है और बघेलखंड अलग है, और पूर्वांचल भी इसका अलग ही क्षेत्र है। देखिए उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 7.33% है क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का हिस्सा भारत का लगभग 7.33% क्षेत्र है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में तो पहले स्थान पे है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे ये 4थे स्थान पे है। इससे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये आपका 4थे स्थान पर। चौथे स्थान ये क्या कहते हैं आपका है।
जिला आप देख लीजिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर, दूसरे पे सोनभद्र, दूसरे पे ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर जिला बता रहा है। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, दूसरे पर है आपका सोनभद्र, तीसरे पे है हरदोई, चौथे पे सीतापुर, हरदोई, चौथे पे है सीतापुर। हमने कल आपको देखिए बताया था नेपाल से लगे हुए, ठीक है। एक जिला हमने नहीं बताया था, वो भी है, 7 जिले हैं। पीलीभीत छूट गया था हमको, रास्ते में आ रहा था पीलीभीत 7वां जिला, यानी 7 जिले नेपाल से छूटे हैं, 7 जिले। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। उत्तर कौन कौन राज्य से छूता है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। हाँ, सोनभद्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, सहारनपुर, ये 3 राज्यों से छूता है। यही एक ऐसा राज्य है कि हिमाचल प्रदेश से छूता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, ये 3 उससे एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो भाग है, आपने देखिए विश्व भूगोल तो पढ़ा ही चुका होंगे आपको, ठीक है, पढ़ा दिए ना, वर्ल्ड कवर की। तो विश्व भूगोल में पूरी जो वर्ल्ड है, विश्व को प्राचीनतम भूखंड में बांटा गया था, ठीक है। तो जो भारत का भाग है, यानी भारत, वो है गोंडवाना लैंड का। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश जो है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये, ठीक है। अब हम लोग देखिए प्राकृतिक विभाजन इसको करते हैं उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था तो ये पर्वतीय हिस्सा भी इसमें था, ठीक है। लेकिन अब ये पर्वतीय जो हिस्सा है वो हट गया है। उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है वो, मतलब सॉरी, पर्वतीय हिस्सा है जो वो हट गया है। तो जो प्राकृतिक विभाजन है, वो प्राकृतिक विभाजन जो होता है वो आपका भाबर क्षेत्र एवं भाबर क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र, ये देखिए विभाजन है। दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारीय भाग। ये 3 क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से बटा हुआ है, भाबर एवं तराई क्षेत्र में, दूसरा गंगा के मैदान पे, और तीसरा दक्षिण के पठारीय भाग में उत्तर प्रदेश का ये विभाजन है 3 रूप में, मोटे रूप में 3 रूप में ये बटा हुआ है। देखिए
भावर का क्षेत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या कहते हैं भावर का क्षेत्र? जहाँ कृषि युक्त नहीं होता, जो कृषि योग्य नहीं होता है, ठीक है। और तराई का क्षेत्र जो ज्यादा जलमग्न जो क्षेत्र है। देखिए भावर का क्षेत्र डेवलप क्यों हुआ है? भावर का क्षेत्र देखिए, जो नदियां हैं वो पर्वतों से निकलती हैं, तो जब नदियां निकलती हैं पर्वतों से तो अपने साथ पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कुछ अंश तोड़ते रहती हैं, पत्थर टुकड़े उस तोड़ते तोड़ते वो किसी भाग में उन पत्थरों के टुकड़ों को बिछा देती है। तो वो जो भाग जो पत्थर युक्त है उसी को हम लोग भावर कहते हैं। यानी वो क्षेत्र क्या होगा, आप लोग खुद कल्पना कीजिए, जहाँ पत्थर होगा, पत्थर के टुकड़े होंगे तो वो उपजाऊ होगा नहीं। तो इसीलिए भावर का जो क्षेत्र है वो अनुपजाऊ क्षेत्र होता है। और भावर के बाद जो दक्षिण है वो तराई कहेंगे। हमारे आपके उत्तर और पूरब का पूरा हिस्सा जो है वो क्या है, वो तराई का क्षेत्र है। तो तराई का क्षेत्र क्या होता है, वो जलमग्न क्षेत्र है, ठीक है। तराई का क्षेत्र जिसमें देखिए आपके कई जिले आ जाते हैं, जो आपके जैसे लखीमपुर खीरी हुआ, सीतापुर हुआ, सिद्धार्थनगर हुआ, महाराजगंज, ये सारे क्या है तराई। आपके बस्ती का भी कुछ एरिया उत्तर का आ जाता है, ठीक है, ये सब तराई का एरिया। वहाँ पर धान की फसल ज्यादा होती है तराई के क्षेत्र में। तो तराई का क्षेत्र, तराई के क्षेत्र में एक क्वेश्चन आया है, प्रमुख फसल क्या है तराई के क्षेत्र की? मुख्य फसल गन्ना भी है, फसल धान और गन्ना। लेकिन आप लोग जानिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बोया जाता है या उपजाऊ होता है वो गेहूं होता है, गन्ना वो नहीं होता है, धान नहीं होता है। अब देखिए प्रदेश में आप लोग ऋतु मतलब कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब रहती है, ठीक है। 3 ऋतु है तो प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है? मार्च से देखिए जुलाई रहता है, जून सबसे गर्म है, ठीक है, जुलाई तक पूरा रहता है, मार्च से जुलाई के बीच। और एक क्वेश्चन भी आता है कि इस महीने में सबसे गर्म महीना कौन होता है उत्तर प्रदेश का? जून महीना उत्तर प्रदेश सबसे गर्म महीना। सबसे गर्म महीना होता है जून। और शीत ऋतु कब होती है? नवंबर से फरवरी के बीच में, ठीक है, नवंबर से। और सबसे गर्म क्या होता है? जनवरी का महीना। जनवरी का महीना सबसे गर्म होता है। जनवरी आएगा ठंडा होता है, हमने देखा नहीं बहुत ही होंगे। जनवरी का महीना ठंडा होता है। अभी देखिए ठंडी नहीं आई तो हम लोग लगा जनवरी का महीना सबसे ठंडा। अभी देखिए दिसंबर चल रहा है, इतना ठंड नहीं है, लेकिन जनवरी का महीना सबसे गर्म। इसी प्रकार वर्षा, यहाँ पे जो वर्षा होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? कब होती है? नहीं, जुलाई। लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक वर्षा वाला महीना। ये तो सब बदलता होता है ना, बदलता है। देखिए औसत दिया जाता है, बदलता है, लेकिन जैसे औसत जब दिया जाता है तो औसत के आधार पे आंसर माना जाता है 1 जुलाई। ये नहीं, आप समझिए जैसे किसी विशेष वर्ष का क्वेश्चन आता है, अगर हम ये लिखते हैं कि 2020 में कब महीने में किस में ज्यादा बारिश हुई तो वो बात ठीक है, लेकिन हमने एक चीज आपको कहा कि कौन सा महीना रहता है जहाँ बारिश ज्यादा होती है तो पूरा एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ पे निकाला जाता है, मतलब हुआ है पिछला जुलाई महीने सर्वाधिक वर्षित होती है, जुलाई में। और
ये भी क्वेश्चन आता है, जो बारिश होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया आपका मथुरा। देखिए, हम लोग जो कहते हैं ना कि ये पूर्वाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, वास्तव में उसका जो शुद्ध नाम है वो पूर्वा है। ठीक है, जो गर्म पूर्वाई कहते हैं वो बंगाल की खाड़ी से एक हवा बहती है, पूर्वा नामक हवा का चलन होता है, उसका नाम है पूर्वा। ये बंगाल की खाड़ी से क्या कहते हैं, चलती रहती है। अब राज्य में देखिए जो क्षेत्र बटे हैं, लेकिन उसमें कुछ क्षेत्र है जो बहुत बड़ा शुष्क क्षेत्र है, यानी जहां उपजाऊ ज्यादा होता है वो है बुंदेलखंड। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे शुष्क वाला क्षेत्र बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का सबसे शुष्क वाला क्षेत्र ये है बुंदेलखंड। सबसे शुष्क जो क्षेत्र है वो है आपका बुंदेलखंड। देखिए, नदी जब निकलती है तो वो अपर्दन करती है। ठीक है, हमारे यहाँ मिट्टी का अपर्दन तो आप जान ही रहे हैं, भौगोलिक भाषा है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सर्वाधिक अपर्दन देखिए कई तरीके से होता है। आपको मालूम है किससे किससे होता है? नहीं, जल द्वारा होता है, तो ये जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है। लेकिन सर्वाधिक क्या होता है अपने यहाँ अपर्दन? जल से होता है अपर्दन सर्वाधिक। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अवनालिका अपर्दन, इटावा में वो एक नदी है, वो चंबल नदी, वो अवनालिका अपर्दन करती है। तो यही आपको बता रहे थे कि ज्यादातर देखिए यहाँ अपर्दन तो होता है। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी की कटाई होती है पानी से। ठीक है, पानी बहता है तो मिट्टी को काटते रहते हैं। लेकिन चंबल एक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, वो जो अपर्दन करती है वो बीहड़ पठारी भाग से बहती है। तो जो उसका अपर्दन का जो आकार है उसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। चंबल नदी के द्वारा इटावा क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन किया जाता है। अवनालिका ये अवनालिका अपर्दन होता है वहां पर। चलिए फसल की कुछ चीज़ें बता दें कि यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य फसलें हैं वो तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं, बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की देखिए मुख्य फसल जो आती है वो गेहूँ, धान, गन्ना, आलू,
ये मुफस्सल है, ठीक है। लेकिन मुफस्सल में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश में कौन कौन चीज से होता है, ठीक है, ये उत्पादित होता है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश किस चीज पे पहले स्थान पे है, ये जानना जरूरी है। गेहूं प्रथम स्थान पर, गन्ना प्रथम स्थान पर, आलू प्रथम स्थान पर, जौ प्रथम स्थान पर। ये तो अनाज हो गया। अब हम आप फल की बात आपसे करते हैं जो पहले स्थान पे है। आम भी प्रथम स्थान पे है, ठीक है। आंवला ये भी प्रथम स्थान पे है। आम हुआ, आंवला हो गया, ये भी प्रथम स्थान पे है। और दुग्ध उत्पादन इस पे भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और पशुओं के जो पशु की संख्या है, यानी पशुपालन में भी उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर है। इसमें भी प्रथम है। अब कुछ योजनाएं सरकार ने, जब हमारे देश की आजादी मिली उसके बाद बहुत सी योजनाएं चली, तो नोट करिए इसमें पहले से कभी कभी एक चीज चेंज होता है। गन्ना और चीनी दो चीज अलग हो जाती है, ठीक है। कभी कभी गन्ना पे पहले आ जाता है, चीनी पे महाराष्ट्र हो जाता है। तो ये चीज आपको उस समय का करंट उत्पादन में देखना पड़ेगा, ठीक है। ये पिछला रिकॉर्ड है, लेकिन अब जब करंट आएगा तो ये चीज हमेशा आप देखिएगा, गन्ना का मतलब चीनी से नहीं है, ठीक है। गन्ना एक फसल की बात है, चीनी तो मिल के बाद वो तैयार होती है। तो ये चीज आंकड़ा जब मिलेगा तो ये पता करना पड़ेगा कि चीनी में है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी चीनी पे महाराष्ट्र पहले हो जाता है, ठीक है। ये चीज देखिए, जमींदारी उन्मूलन 1950 में भारत में लागू हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन लागू हुआ 1952 में। जमींदारी उन्मूलन 1952 में लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन लागू हुआ 1952 ईस्वी में। और यहाँ पे चकबंदी योजना भी लागू की गई। चकबंदी योजना जो लागू की गई वो 1954 में। चकबंदी योजना लागू किया गया 1954 में। अधिकतम भूमि जोत की जो सीमा है उसका जो निर्धारण जो लागू किया गया 1960 में। इसका जो निर्धारण है 1960 ईस्वी में अधिकतम ये लागू किया गया। कितना है? देखिए, पहले अलग अलग था कि जैसे अब कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति के पास 50 बीघा जमीन जो है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 ये सीलिंग कर दिया जाएगा। अगर उससे अधिक आएगी तो सरकार नहीं देगी, यानी एक सीमा पहले नहीं, 1960 के पहले ये नहीं। लेकिन अब एक व्यक्ति के बाद कार है, परिवार नहीं, इसको ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति के ऊपर। और फिर मायावती के समय में कुछ एक और नियम लागू किया गया है, वो नहीं याद में आ रहा है, लेकिन ये लागू किया गया कि 50 बीघे से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए किसी। अब वो उसको सरकार ले लेगी, अपने संरक्षण में ले लेगी। इतना
नहीं, ये 1960 में जब ये लागू किया गया था, वो तो देश में इंदिरा गांधी थी, जी सर। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब मायावती की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ही जो सीमा के संबंध में एक और कोई कानून पास किया था, ये हम कह रहे हैं। अब जैसे देखिए, किसानों से संबंधित भी कई कानून, किसान की जो सबसे बड़ी चीज किसानों को ऋण देने वाली, आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा ये क्वेश्चन आता भी है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ये कब लागू किया गया? 1900, हाँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1998-99 किसान क्रेडिट कार्ड योजना। लेकिन इस पे क्या आप जानते हैं, ब्याज लगता है कि नहीं लगता है? बहुत कम लगता है। कितना परसेंट लगता है? 3%। 4%। 4% ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज भी लगता है। जी सर। ठीक है, ये जान लीजिए आप। तो ब्याज लगता है। हाँ, अगर आप ठीक है नहीं देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज भी लगता है। ये मिनिमम ब्याज तो है, लेकिन उस पर चक्रवृद्धि ब्याज भी लगता है KCC की। तो ये 1998 किसान बही खाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, किसान बही खाता योजना। किसान बही खाता योजना का मतलब होता है कि लोगों को अपने जोत की जानकारी देने के लिए, उसकी कागजी जानकारी देने के लिए एक योजना सरकार ने चलाई कि हमारे पास कितने खेत कहाँ कहाँ पे है, उसको लिखित रूप में आपको जानकारी देने के लिए सरकार ने किसान बही खाता योजना चलाया 1992 में। किसान बही खाता योजना ये चलाया 1992 में। एक योजना सरकार ने चलाई थी 18 से 59 वर्ष के बीच में, आम आदमी भूमि योजना। ठीक है, आम आदमी, उसका नाम था आम आदमी बीमा योजना। भूमि कह रहे हैं, भूमिहीन लोगों के लिए बताई थी, जिनके पास जमीन नहीं, उनके लिए आम आदमी बीमा योजना। मतलब जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको ये योजना देने के लिए आम आदमी बीमा योजना ये चलाया था उन्होंने 2008 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना। किसानों को देखिए जागरूक देने के लिए जब 2017 में एक योजना सरकार ने चलाई, किसान पाठशाला योजना। 2017 में किसान पाठशाला योजना। किसान पाठशाला योजना। अब देखिए, आपका नदी और सिंचाई और जल, इसके बारे में आप लोगों को बता दें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए कई नदियां रहती हैं, पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में यहाँ आप देखेंगे गंगा, यमुना, राप्ती, सरजू, रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कई नदी, गोमती, कई नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो सबसे फेमस नदी है आप लोग जानते हैं गंगा नदी। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर में। और जिला बलिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है, बिजनौर में, एवं बलिया अंतिम जिले में बहती है।
गंगा ऐसा जिला है जिस जिले में सर्वाधिक उसकी लंबाई है, और वो कौन सा जिला है? बदायूं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई बदायूं। गंगा नदी देखिए जब बहती है तो किसी ना किसी जिले से इसमें मिलती है कोई ना कोई नदी। जब ये गाजीपुर में बहती है तो इससे आगे एक नदी मिल जाती है, यानी गाजीपुर में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? गोमती। गोमती मिलती है। गाजीपुर में। और जब ये कन्नौज में गंगा से रामगंगा मिल जाती है, गंगा से रामगंगा। कन्नौज में एक नदी और मिलती है, काली नदी। काली नदी का देखिए एक नाम और है शारदा, ठीक है, ये मतलब याद रखिएगा। काली नदी का एक नाम शारदा है, और काली नदी भी कन्नौज में मिल जाती है। सर काली नदी पे विवाद चल रहा है सर नेपाल से। हाँ, काली नदी से ही नेपाल से विवाद चल रहा है। तो कन्नौज में गंगा से काली नदी मिल जाती है। और बूढ़ी गंगा मिलती है गंगा से बदायूं जिले में। बूढ़ी गंगा मिल जाती है बदायूं जिले में, गंगा से बूढ़ी गंगा मिल जाती है। अब जैसे गंगा बिजनौर से निकलती है और बलिया अंतिम है, वैसे ही यमुना नदी एक जगह से निकलती है उत्तर प्रदेश के, वो जिला है सहारनपुर, और फिर यमुना का अंत कहाँ होता है? प्रयागराज में। वो तो गंगा में ही मिल जाती है, ठीक है, इसलिए तो संगम होता है यमुना नदी सहारनपुर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी। गोमती नदी देखिए एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, और कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा झील है जहां से गोमती नदी निकलती है? फुल्हर झील। गोमती नदी का उद्गम है, जिला है पीलीभीत, ठीक है, ये जिला पीलीभीत मैदानी भाग के फुल्हर झील से। और अभी हमने बताया कि गोमती नदी गाजीपुर में मिल जाती है गंगा से, ठीक है। इसी प्रकार देखिए मध्य प्रदेश से भी एक नदी निकलती है, टोंस नदी, वो भी गंगा से मिलती है। कहाँ पे? प्रयागराज के पास ही सिरसा एक जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है। टोंस नदी गंगा से मिलती है मध्य प्रदेश, प्रयागराज के सिरसा से, जिला सिरसा स्थान पर टोंस नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, आती है प्रयागराज,
और मिल जाती है प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। और मध्य प्रदेश से ही एक नदी अभी जो हम आपको बता रहे थे और नालिका पर्दन करती है, चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और वो यमुना में मिलती है इटावा पे। मध्य प्रदेश की चंबल नदी इटावा में मिल जाती है आपकी यमुना नदी से। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से बेतवा नदी निकलती है और ये हमीरपुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, वहां से मिल जाती है यमुना नदी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश से बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है और मध्य प्रदेश से निकली हुई चंबल नदी आपकी इटावा में मिल जाती है। अब देखिए सिंचाई के साधन, उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के साधन हैं वो कौन से हैं? नलकूप, कुआं, नहर, तालाब, ये सिंचाई के साधन हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनमें सबसे अधिक किस साधन से सिंचाई होती है? नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। बुंदेलखंड में कुआं से, कुआं एवं तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है। बुंदेलखंड में पानी कभी तो कुआं में कैसे पानी कुआं खुदाई की जाती है बहुत गहरा, वहाँ आपको कुआं तो मिलेगा, दूरी दूरी पे कुआं मिलेगा। नहर से ज़्यादा होगा ना तो वहाँ नहीं, नहर से नहीं होता। नहर उत्तर क्षेत्र में नहर से ज़्यादा सिंचाई होती है। नहर बनाने में और कुआं बनाने में बहुत अंतर है। कुआं तो खुदाई हो सकती है लेकिन नहर को ज़्यादा समस्या है, तो वहाँ नहर से सिंचाई नहीं होती है, वहाँ कुआं से सिंचाई होती है। वहाँ बांध भी है, छोटे मोटे बांध बनाए जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड में राजघाट बांध है, ठीक है, लक्ष्मी सागर बांध है, वहाँ पे बांध बनाया जाता है पानी रोकने के लिए। लेकिन नहर, अभी ये क्वेश्चन आया है जो आप कह भी रहे हैं, नहर से सिंचाई उत्तर में होती है। ये आपका रोहिलखंड, ये सहारनपुर जिला जो हिमाचल प्रदेश हरियाणा ये इसके आसपास क्षेत्र है, यहाँ नहर से सिंचाई ज़्यादा होती है। लेकिन उत्तर या क्या कहते हैं बुंदेलखंड में कुआं से सिंचाई और तालाब से ज़्यादा होती है। वहाँ कुआं पाए जाते हैं। कुआं से जो हमने आपको पढ़ाया था रहट की तकनीक से सिंचाई की जाती है। रहट यानी लोहे का वो चलाते हैं जिससे पानी निकलता रहता है और सिंचाई होती रहती है। हम बुंदेलखंड में रहे हैं 20-15 साल से, तो हम देखे हैं वहाँ का जो चीज़ हम देखे हैं भौगोलिक रूप से, वो हम जानते हैं। वहाँ रहट चलता था, जब पढ़े इतिहास में तब तो समझ में आया। देखते तो बहुत पहले से थे, बचपन से हमने रहट देखा, लेकिन जब पढ़ा तब वो समझ में आया कि ये सिंचाई अपने यहाँ तो नलकूप से होती है। लेकिन आप उत्तर और चले जाइए, जो उत्तर रोहिलखंड का जो एरिया है वहाँ आप चले जाएंगे तो वहाँ नहर से ज़्यादा होती है। नहर से सिंचाई उत्तर में ज़्यादा होती है।
हम लोगों के यहाँ पूर्वांचल में चूंकि तराई क्षेत्र है, यहाँ पानी जल्दी निकल जाता है, इसलिए यहाँ नलकूप से ज़्यादा सिंचाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादातर जो क्षेत्र है, चूंकि ये उपजाऊ क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए सिंचाई यहाँ ज़्यादा नलकूप से ही होती है। लिख लीजिए, देखिए इसमें आया भी एक क्वेश्चन, कुएं की सिंचाई का कुएं की सिंचाई में प्रयुक्त प्राचीन तकनीक। देखिए उसमें लिख लीजिए रहट, कॉमा वासर रहट। अब देखिए, सिंचाई के लिए सरकार उत्तर प्रदेश में कई बांध परियोजना वासर रहट के अलावा वासर रहट बन लीजिएगा। ठीक है, कई बांध परियोजनाएं बनाई गई उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए। सबसे पुराना जो बांध है उत्तर प्रदेश का, वो है पिपरी सोनभद्र। लिख लीजिए, 1963 में बनाया गया उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन बांध। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम या प्राचीन बांध परियोजना पिपरी बांध परियोजना, ये है सोनभद्र में और ये बना था 1963 में। ये सोनभद्र में 1963 में ये बना था। ये पिपरी, ये इसको हम लोग एक नाम और जानते हैं, ये पिपरी स्थान है, ये रिहंद नदी पे बनी है, इसीलिए इस परियोजना को रिहंद बांध परियोजना भी कहते हैं। ये बहुत फेमस परियोजना है। ललितपुर जिले में, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने देखा भी, ललितपुर के ही बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना। ललितपुर के बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना। ये भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। ये सब नहर का नाम है क्या? ये माता टीला परियोजना, ये बांध परियोजना है। ठीक है, बांध परियोजना है। बांध इन स्थानों पे इसलिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? पानी की वहाँ सिंचाई, वहाँ का क्षेत्र से क्या है? वहाँ सिंचाई करनी। देखिए, मेन उद्देश्य बांध का क्या होता है? बांध हम लोग, देखिए आप बस्ती में रहते हैं, आसपास आपको कोई बांध दिखाई देता है? जी सर। कहाँ है? रामपुर। है? रामपुर। हाँ। कहाँ पे है रामपुर? मेडिकल। है? मेडिकल जाता है अंदर रामपुर। वहाँ पे बांध कितना बड़ा बांध बनाया है?
अरे वो इतना छोटा, ये इसकी ऊंचाई 90 मीटर है, ठीक है। वो तो छोटा सा आप जो कह रहे हैं ना, वो तो बहुत से ऐसे नदी वो मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो बांध बनाया जाता है, बांध ऐसे क्षेत्र में बनाया जाए, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बांध बनाने का उद्देश्य क्यों है? जिस क्षेत्र में पानी की सिंचाई नहीं हो पाती है, ठीक है, हमारे यहाँ मान लीजिए पूर्वांचल में बांध ना भी बनाए तो यहाँ नलकूप पानी तुरंत निकल जाता है, तो आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे क्षेत्र में जैसे बुंदेलखंड हमारा शुष्क, अभी हमने लिखवाया भी है, ऐसे क्षेत्रों में बांध इसलिए बनाया जाता है कि जो बरसात होती है उससे पानी को इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करने के बाद उसको वहाँ से सिंचाई किया जाए, छोटा छोटा नहर बना के सिंचाई कर दिया जाए, ठीक है। तो बांध वहाँ बनाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ भी होगा ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल वो जो बांध बनाया गया है उसका मेन उद्देश्य ही है, क्योंकि कई नदी आती हैं तो नदियों को भी, नदियों के रोक के भी बांध बना देते हैं वहाँ पे, बिजली परियोजना और बिजली परियोजना की, देखिए बांध बना कई, लेकिन वहाँ बुंदेलखंड जहाँ शुष्क क्षेत्र है, ये इन बात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उपजली सिंचाई की, ठीक है। चलिए समय हो गया है, अब जितना पढ़ाए उतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, उसमें से आप पूछ सकते हैं। सर जैसे इसको बंद कर दीजिए। ये जो नदी आप बता रहे हैं सर, लेकिन जैसे